फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वैदिक सभ्यता में आगे की जो हमारी जानकारी बाकी पड़ी थी मित्रों, उसके बारे में जानेंगे कि आर्यों के जीवन से संबंधित और कौन कौन से स्रोत हैं जिनके बारे में हमें आर्यों के जीवन के बारे में पता चलता है। तो मित्रों, उसमें जो विशेष भूमिका है वो है बोगुजकोई अभिलेख की। तो ये बोगुजकोई अभिलेख जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों? ये बोगुजकोई अभिलेख जो है एशिया माइनर से प्राप्त होता है। और इस बोगुजकोई अभिलेख में आर्यों के जीवन से संबंधित हमें महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि वहाँ पर इस अभिलेख में आर्यों के 5 जो महत्वपूर्ण देवता हैं उनमें से 4 देवताओं का जो है इस पर नाम है, चारों देवताओं का उल्लेख है। अब ये 4 जो देवता थे कौन थे मित्रों? तो चारों देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। क्या नाम है? मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य। तो ये जो देवता थे मित्रों, इनका उल्लेख किया गया है बोगुजकोई अभिलेख में। और ये जो है आर्यों के 4 महत्वपूर्ण देवता है, लेकिन 5 महत्वपूर्ण देवताओं में से खाली इन 4 का ही उल्लेख है। और 5वें जो देवता जिनका नाम था अग्नि का उल्लेख मित्रों इस अभिलेख में नहीं किया गया। अब एक और अभिलेख जिसको मित्रों मितानी कस्सी अभिलेख भी कहा जाता है। क्या नाम है? मितानी कस्सी। ये मितानी कस्सी या इसको मितानी कसाइट भी कहा जाता है। और मित्रों, इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि आर्य जो थे वो ईरान होते हुए भारत आए थे। कहाँ होते? ईरान होते हुए भारत आए। यानी कि आर्यों का जो संबंध था वो ईरान से था। सीधी सी बात है कि मध्य एशिया के क्षेत्र के ये रहने वाले थे और वहीं से ये भारत आए थे। इसके अलावा मित्रों हमें एक फैक्ट और जानने को मिलता है जिसमें 3000 ईसा पूर्व की 60,000 घोड़ों की जो हड्डियां हैं हमें कहाँ से प्राप्त हुई है मित्रों? काला सागर से प्राप्त हुई है। काला सागर मित्रों हमें 60,000 घोड़ों की हड्डियां प्राप्त हुई है, जिनसे यह जानकारी मिलती है कि आर्यों के जीवन में मित्रों घोड़ों का विशेष महत्व था। यानी कि ये लोग जो थे वो घोड़े से परिचित थे। मित्रों, ऋग्कालीन समाज की हम बात करें, ऋग्वैदिक समाज जो था हमारा वो कैसा था? तो मित्रों ऋग्वैदिक काल में जो समाज जो था वो आर्यों के आगमन के साथ ही इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें वर्ण व्यवस्था का संचालन हो गया, या वर्ण व्यवस्था का जो सिद्धांत था वो अपनाया गया आर्यों द्वारा। इनके समाज में वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत प्रयोग होता था। और मित्रों, अब हम ये जानना आवश्यक है कि वर्ण का आखिर क्या अर्थ था। मित्रों, वर्ण जो शब्द है इसका अर्थ लिया जाता है रंग से, और रंग विभेद के लिए ही वर्ण का प्रयोग किया जाता था, जैसे गोरे काले। तो इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वर्ण शब्द का। रंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? वर्ण शब्द का। लेकिन बाद में चलकर ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित होगी। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी मित्रों वो कर्म पर आधारित थी। और समाज में 3 वर्ग थे कर्म पर आधारित। कौन कौन से? पुरोहित, योद्धा और कृषक। जो पुरोहित का काम करते थे एक था पुरोहित वर्ग, जो कृषक का काम करता था वो कृषक वर्ग समाज में जो था। और तीसरा जो वर्ग था मित्रों वो था योद्धा, जिनका काम था हमारे समाज की रक्षा करना और युद्ध लड़ना। तो इस तरह की ये जो कर्म व्यवस्था थी ये ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी समाज में। लेकिन ऋग्वेद काल के अंत तक आते आते मित्रों ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था जो थी वह 4 भागों में विभाजित हो गई। अब 4 भागों में कैसे विभाजित होगी और हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें जानकारी मिलती है कि इस वक्त समाज में 4 वर्ण थे। और इन 4 वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मित्रों इसमें बताया गया कि ब्रह्मा जो देवता का उल्लेख इसमें आया है, और ब्रह्मदेव के शरीर के अंगों से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। और यही जो सिद्धांत था वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवेचित किया गया था। तो मित्रों कौन कौन सी थी ये वर्ण और कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई जानते हैं। तो मित्रों पहला जो वर्ण था वो था ब्राह्मण।
तो अब मित्रों, ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? तो ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा के मुख से होती है, क्योंकि ब्राह्मण का जो समाज में मुख्य कार्य था वो था श्रोतों, जो ऋग्वेद के जो मंत्र है, जो श्लोक है, उनका उच्चारण करना, पवित्र धार्मिक मंत्रों का उच्चारण कर समाज के जो जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यकलाप है उनको पूर्ण करना। मित्रों, इसके साथ साथ क्षत्रिय, ये एक और वर्ण जो था समाज में उदय होता है, और इसकी जो उत्पत्ति होती है मित्रों वो होती है ब्रह्मा जी की भुजा से। और इसका काम क्या था? तो मित्रों, ये एक योद्धा वर्ग था और इसका काम था युद्ध लड़ना और समाज की रक्षा करना। तीसरा जो वर्ग आता है मित्रों, वेश्य। तो इस वेश्य की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? तो ब्रह्मा की जांघों से होती है। और ये जो वर्ग था स्पेशली मित्रों वाणिज्यिक कार्यों में रत रहने वाला वर्ग था, यानी कि व्यापारी और धनी वर्ग था वेश्य। बात करें मित्रों चौथे वर्ग की, तो चौथा वर्ग था शूद्र। और शूद्र की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी के पैरों से। और कहा जाता है कि मित्रों ऋग्वेद काल में ये जो चौथा जो वर्ग था शूद्र, इसका कार्य था कि जो तीन वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना। उत्तर वैदिक काल में मित्रों वर्ण व्यवस्था जो थी वो जटिल हो गई, क्योंकि अब ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो चारों वर्णों में खान पान, रहन सहन और वैवाहिक संबंध के आधार पर विभेदित हो गई, यानी कि इनके अलग अलग नियम हो गए खान पान के, विवाह के, और इसके साथ साथ रहन सहन के। इन जातियों के या इन वर्गों के अलग अलग हो गए, इनमें भी भेद हो गया। इन सब चीज़ों के आधार पर, विवाह के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसने एक जाति का रूप ले लिया। वैवाहिक प्रथा के अंतर्गत मित्रों बात करें तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होने लगे। तो मित्रों ये जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है, ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का जो कॉन्सेप्ट है मित्रों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं मित्रों कि अनुलोम विवाह किसे कहते हैं। अनुलोम विवाह का मतलब है किसी उच्च पुरुष की, उच्च जाति के पुरुष द्वारा, उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की महिला से विवाह करना मित्रों अनुलोम विवाह कहलाता था। लेकिन शूद्र वर्ण के पुरुष के लिए ये विवाह जो था वो वर्जित था। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आता है कि उच्च जाति का पुरुष जो था वो निम्न जाति की महिला से विवाह कर सकता था, लेकिन समाज में शूद्रों के लिए ये अनुलोम विवाह जो था, शूद्र पुरुष के लिए, शूद्र पुरुषों के लिए ये जो विवाह था अनुलोम विवाह, ये वर्जित था। अब बात करें मित्रों प्रतिलोम विवाह की, तो ये प्रतिलोम विवाह क्या था? तो मित्रों ये प्रतिलोम विवाह जो था वो जस्ट उल्टा था अनुलोम विवाह का, कि उच्च वर्ण की जो महिला थी, उच्च वर्ण की जो महिला होती थी वो निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर सकती थी, विवाह करती थी समाज में। लेकिन ब्राह्मण पुरुष जो था वो ये मतलब ब्राह्मण पुरुष के लिए ये विवाह व्यवस्था नहीं थी। तो मित्रों इस तरह ऋग्वेदिक काल में ये जो व्यवस्था थी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की जो व्यवस्था थी वो भी समाज में संचालित थी। मित्रों ऋग्वेद आर्यों का अगर सामाजिक संगठन की हम बात करें तो इनका जो सामाजिक संगठन था वो कैसा था? कबीलाई। मित्रों शुरू में जब मैंने ऋग्वेद व्यवस्था के बारे में आपको बताया कि ऋग्वेद में 5 कबीलों का उल्लेख है जो सबसे पहले भारत में आते हैं और यहाँ अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो कबीला क्या था उस बात को मित्रों मैं यहाँ स्पष्ट करूँगी कि ये कबीलाई संगठन क्या था समाज में। तो मित्रों ऋग्वेद काल में ऋग्वेद आर्यों के सामाजिक संगठन में पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था संचालित थी, यानी कि परिवार के जितने भी महत्वपूर्ण जो निर्णय होते थे वो पिता के द्वारा ही लिए जाते थे। पिता ही परिवार का सर्वे सर्वा होता था और परिवार के समस्त निर्णयों के लिए पिता ही अधिकृत था, यानी कि पिता के पास ये अधिकार था कि वे परिवार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को ले। मित्रों इसका मतलब ये नहीं था
कि समाज में स्त्रियों को कोई महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त नहीं थी, उनको कोई स्थान प्राप्त नहीं था। ये बात नहीं थी मित्रों, पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी सम्मान प्राप्त था। शिक्षित स्त्री पुरुष के विवाह को योग्य माना जाता था, यानी कि साफ साफ ये बात सामने निकल कर आती है कि पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और हर क्षेत्र में स्त्रियां जो थी वो पुरुषों की समानता करती थी। कैसे? पुत्रियों के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जाता था। सभा और समिति, इसके साथ साथ मित्रों विदत की हम बात करें, विदत जो है वो ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन एक प्रशासनिक संस्था मानी जाती है। सभा और समिति का भी कार्य मित्रों राजा को उसके प्रशासनिक कार्यों में सलाह देना था। तो इन तीनों ही जो संस्थाओं में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। मित्रों इनको स्त्रियों को भी इनके जो प्रशासनिक कार्य थे इन तीनों संस्थाओं के उसमें भाग लेने का अधिकार था। स्त्रियों पर किसी भी प्रकार की मित्रों धार्मिक अपात्रता नहीं लादी गई थी। विधवा विवाह भी इस काल में होते थे। तो मित्रों देखा जाए तो हमारे आज का जो समाज है उस समाज से कहीं उन्नत थी ऋग्वेद कालीन सामाजिक व्यवस्था। स्त्रियों का जो स्थान था मित्रों इस समाज में पुरुषों के समान था। बाल विवाह नहीं होते थे और बिना विवाह के भी मित्रों उस टाइम में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी लोगों में कि बिना विवाह के भी स्त्री और पुरुष जो है वो साथ रहते थे। मित्रों ऋग्वेद जो था, ऋग्वेदिक कालीन जो समाज था वो स्त्रियों के लिए एक आदर्श मूलक समाज था। कैसा था? आदर्श मूलक समाज था, यानी कि इस समाज में स्त्रियों के लिए आदर्श स्थिति मौजूद थी। मित्रों बात करें तो ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। कौन सी? संयुक्त परिवार प्रथा थी और इसकी जो व्याख्या है हमें भृगु ऋषि के जो इनका जो साहित्य है उसमें हमें संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में विवेचन मिलता है। मित्रों बात करें ऋग्वेद के प्रशासन में तो ऋग्वेद के प्रशासन जो था वो विस्तृत और स्थायी नहीं था, स्थायी तंत्र का अभाव था प्रशासन में। मित्रों राजा का जो पद था वो भी स्थायी नहीं था। इस टाइम में राजा का पद भी स्थायी नहीं था, कोई स्थायी सेना नहीं थी और न ही कोई ऐसा कर था जो राजा को स्थायी रूप से दिया जाता था। ऋग्वेद में मित्रों पुरोहित, ग्रामीणी, सेनानी जैसे पदाधिकारियों का हमें उल्लेख मिलता है, यानी कि ये जो अधिकारी थे वो प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कौन कौन से मित्रों? ग्रामीणी, सेनानी और पुरोहित। ये जो तीन अधिकारी है इनका हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है और ये तीनों ही पदाधिकारी जो है वो प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मित्रों प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है ऋग्वेद काल में वो मानी जाती थी परिवार। क्या मानी जाती थी? परिवार। और परिवार को मित्रों कुल भी कहा जाता था। तो इस तरह मित्रों ऋग्वेद काल की सबसे छोटी इकाई जो थी वो कौन सी थी? परिवार या कुल थी। गांव के प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी होता था इसको मित्रों ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। और इसके ऊपर की जो इकाई थी वो थी विश। ग्राम के ऊपर की जो इकाई थी विश थी और इसका जो प्रधान अधिकारी होता था उसको कहा जाता था विशपति। क्या कहा जाता था? विशपति कहा जाता था। और इससे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी मित्रों उसको कहा जाता था जन। क्या कहा जाता था? इसके बाद जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी जन। और जन के प्रशासन को संभालने के लिए मित्रों इन तीन मतलब जो समितियां हैं उनका उल्लेख मिलता है। तीन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जिनमें सभा, समिति और विदत। इसके साथ साथ मित्रों हम सभा, समिति और विदत के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।